नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा, जो कि अस्पताल सहायक का जो नोटिफिकेशन आया है तो उसके सिलेबस में ये रचना दी गई है। तो हम जो है अस्पताल सहायक के जो हिंदी का सिलेबस है उसको पूरा कवर करने वाले, तो उसी के लिए पहली जो रचना उसमें गद्य खंड की दी गई है, नेताजी का चश्मा, तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। नेताजी का चश्मा, इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके लेखक जो स्वयं प्रकाश जी हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लेखक से भी जो है उसकी अन्य रचनाएं वगैरह जो है पूछ ली जाती हैं, इसीलिए लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो जब हमको आज़ादी मिली उसी समय जो है स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। तो ये फैक्ट जो हैं आप जितने भी आएंगे तो उनको मैं मोस्ट बताऊंगा, तो आपको जो है वो नोट करते जाना है कॉपी में, जिससे दोबारा से पूरी रचना ना पढ़नी पड़ेगी। उन की पॉइंट को जो है आप देख सकते हैं पेपर के टाइम पे। तो स्वयं प्रकाश जी किस पत्रिका से जुड़े रहे? वसुधा पत्रिका से। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो कौन सी कहानी के अंतर्गत आते हैं? समकालीन कहानी के। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। यह जो है बहुत उनके महत्वपूर्ण जो कहानी संग्रह हैं उनमें से हैं, तो इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। और उनके बीच में विनय और ईंधन, ये दो उपन्यास हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं। कौन कौन सी? बीच में विनय और ईंधन, ये दो उनके जो है उपन्यास हैं, इनको भी याद कर लेना है। उनको पुरस्कार में बात करें तो पहल सम्मान मिला है, बनमाली पुरस्कार मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो है इनको 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला पहल सम्मान, दूसरा बनमाली पुरस्कार, तीसरा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनका निधन 2019 में हो गया है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहे उनके प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो जो स्वयं प्रकाश जी हैं उनकी रचनाओं में आपको जो शोषण है उसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाते हुए जो है आपको उनकी रचनाओं में दिखाई देंगे, चाहे वो जाति के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, लिंग के आधार पर, किसी भी प्रकार का यदि भेदभाव जो है तो हो तो उसको वो गलत मानते हैं, और उन्होंने अपनी रचनाओं में इन सभी का क्या किया है? विरोध किया है। यहाँ पर ही एक संदेश उनका दिया है कि चारों ओर सीमा से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश कैसे बनता है वो बताएंगे। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यह कहानी एक कैप्टन चश्मेवाली की है, जिसके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें जो है शामिल हैं। आइए अब पढ़ते हैं कहानी नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यहीं से पहला प्रश्न तैयार हो गया कि हालदार साहब को, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पूरी कहानी में, हालदार साहब। तो हालदार साहब जो हैं, जहाँ एक कस्बा है जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी है, आगे आपको पता चलेगा कहानी में। तो जहाँ पर जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगी है वहाँ से हर 15वें दिन गुजरते थे। कौन? हालदार साहब। तो ये दिन आपको याद रखना है। कस्बा बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। मतलब ज़्यादा कोई बड़ा कस्बा नहीं था, छोटा सा गाँव था। ज़्यादा उसमें पक्के मकान भी नहीं थे, बस छोटे छोटे कच्चे मकान थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। तो और क्या क्या था कस्बे में, इसको भी याद रखना है। एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल।
एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका थी। इतना उस गांव में था। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क बनवा दी पक्की, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए बाथरूम, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। तो ये सब कार्यक्रम जो है नगर पालिका करवाती रहती थी। इसी नगर पालिका के उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। तो जो एक प्रशासनिक अधिकारी था, किसने लगवाई मूर्ति, प्रश्न पूछा जाएगा तो एक नगर पालिका का कौन था, प्रशासनिक अधिकारी। उसने जो कस्बा था उसी कस्बे के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगाई, सुभाष चंद्र बोस जी की। और वो एक संगमरमर की प्रतिमा थी, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो किसकी मूर्ति लगी, प्रतिमा किसकी लगी, सुभाष चंद्र बोस की। बनी गई की थी, संगमरमर की। लगवाई किसने थी, नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी ने। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। तो यह मूर्ति जो है किसने बनाई थी, मास्टर, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो जो है पहले क्या हुआ होगा कि जो है गांव की नगर पालिका तो ज़्यादा बजट तो था नहीं, तो पहले चिट्ठी पत्री शासन से जो है मांग की गई होगी ज़्यादा बजट की, लेकिन जब बजट नहीं मिला होगा तो उन्हीं के हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर थे जो मोतीलाल उनका नाम था, तो उन्हीं को यह काम जो है मूर्ति बनाने का सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो उन्होंने एक महीने में जो है, महीने भर में क्या है, कहा था कि मूर्ति हम बना देंगे। तो किसने बनाई मूर्ति, मास्टर मोतीलाल ने। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी। तो प्रतिमा की लंबाई कितनी थी, 2 फुट। महत्वपूर्ण है ये भी, इसको याद रखना है। कितने फुट थी, 2 फुट। जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, क्योंकि जो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नेताजी के नारे ही थे। उन्होंने ही जो 2 नारे दिए थे। तो जैसे ही मूर्ति को देखो तो इन नारों की जो है याद आ जाया करती थी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो एक चीज़ खटकती थी, वो क्या थी, मूर्ति तो संगमरमर की पूरी बनी लेकिन वो चश्मा उसमें संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल लगा हुआ है। जब हालदार साहब ने पहली बार नोटिस किया मूर्ति को तो उन्होंने देखा कि वाह भाई, मूर्ति जो है पत्थर की बनी और चश्मा जो है रियल वाला लगा हुआ है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक बढ़ा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया। जब हालदार साहब दूसरी तीसरी बार गुजरे तो उन्होंने देखा कि जो पहली बार मूर्ति पर चश्मा लगा था वो दूसरी बार नहीं था, और तीसरी बार जब गुजरे तो तीसरी बार फिर से अलग चश्मा था। अब उन्होंने सोचा कि ये क्या बात है भैया। हालदार साहब को आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना है, पान खाना है और मूर्ति को देखना है। मतलब वहीं पर जहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी उसी चौराहे पर हालदार साहब जो है पान खाने के लिए गुजरते हैं। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब उनके जो है मन में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा हो गई, तो उन्होंने फिर पान वाला जो था उससे पूछ लिया, जो वहाँ पर पान की ठिलिया लगाए हुए था,
कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। जो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का यह प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो पान वाले ने क्या बताया, कौन इस चश्मे बदलता रहता है। जो कैप्टन चश्मे वाला, जो नेताजी की मूर्ति है उस पर बार बार चश्मा कौन बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला। हवलदार साहब ने फिर पूछा, क्या करता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब। हवलदार साहब ने फिर पूछा, क्या मतलब, चेंज क्यों करता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए आखिर क्या बात है कि चश्मा चेंज क्यों करता है। फिर पान वाले ने समझाया, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उस पर दूसरा बिठा दिया। हालदार साहब को अब बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है तो वह मूर्ति पर लगा जो ऐसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन जो है उस मूर्ति पर लगे चश्मे को जो है निकाल लेता है। नेताजी से संभवतः क्षमा मांगते हुए वह ग्राहक को लाकर दे देता है और बाद में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन अभी एक बात समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। मतलब जब पान वाले ने उसको, हवलदार साहब को उसने बताई पूरी स्थिति कि जो चश्मे वाला है उसका नाम कैप्टन है, उसकी दुकान है छोटी सी। अब वो उसको जो मूर्ति है नेताजी की वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, बल्कि उसको बहुत दुखी करती है। इसलिए अब उसकी दुकान छोटी है तो उसी छोटी सी दुकान में से एक फ्रेम जो है वो चश्मा का जो है लगा देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक आ गया और उसको वही वैसा ही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा हुआ है और उसके पास दूसरा है भी नहीं उस टाइप का, तो वो क्या करता है कि मूर्ति वाला चश्मा जो है निकाल करके ग्राहक को देता है और मूर्ति पर जो है जो अब उसके पास उपलब्ध है वो दोबारा उसमें लगा देता है। पान वाले से हवलदार साहब ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा। पान वाला जब तक पान में दूसरा मुहर ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जब उसने हवलदार साहब ने पूछा दूसरी बार कि जो है अगर ये चश्मा बदला जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया नेताजी का, क्योंकि नेताजी तो चश्मा लगाते थे तो मूर्ति में भी चश्मा होना चाहिए था। तो उसने पान वाली ने फिर बताया कि जो है मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, बाकी कस्बे का एक अध्यापक था। बेचारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए जाए या कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। कोशिश की होगी और असफल हो गया होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। मतलब हवलदार साहब बैठे बैठे जितनी जो है वहीं सोचने लगे कि जो है हो सकता है कि जो चश्मे वाला था उसने सोचा होगा कि अब पत्थर की मूर्ति है, अब उसमें पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, मतलब जिसमें पारदर्शी माने जिसमें दिखाई दे। या फिर उसने सोचा होगा कि कांच वाला लगा दें चश्मा, या फिर बनाने की कोशिश भी की होगी लेकिन असफल रहा होगा। तो ये बातें वो खड़े खड़े जो है सोचते रहे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर और चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके और पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले का नेताजी का साथी है या किसी आज़ाद हिंद फौज के भूतपूर्व सिपाही। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो पहले तो उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति को नमन किया, बाद में उनके दिमाग में एक प्रश्न और आ गया, तो उन्होंने फिर से मुड़कर जो है पान वाले से पूछा, क्या जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का कोई साथी है या फिर उनकी जो
आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी ने बनाई थी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, उसका कोई सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था, मतलब जो पान वाला है वो भी बहुत पान खाता है। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुँह से 1.5 इंच दूर रोककर बोला। हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो पान वाल जो कैप्टन है ना, वो उसके बारे में पान वाले ने क्या बताया कि वो तो क्या है, लंगड़ा, वो क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल। तो उसने जो है पान वाले ने उसको क्या बताया, लंगड़ा बताया। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब को इस बात का बुरा लगा कि वो देशभक्त व्यक्ति है, क्योंकि नेताजी का बार बार बढ़िया चश्मा जो है लगा देता है, वो एक प्रकार का देशभक्त व्यक्ति है, तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, मतलब जो चश्मा वाला है वो, उसकी कोई स्थायी दुकान भी नहीं है, बांस के डंडे पर जो है कुछ चश्मे टांगे हुए है और जो है फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। तो हालदार साहब एक प्रश्न और पूछना चाहते थे कि क्या इसका वास्तविक नाम यही कैप्टन ही है, लेकिन पान वाले ने पहले ही कह दिया था कि जो है उसी से जो है पूछ लो अब, और वो बात करने के लिए तैयार नहीं था। काम का समय भी था तो हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहे, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला, मतलब लगभग 2 साल तक लगातार वहाँ से निकलते रहे, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर वो काफ़ी समय बाद जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर अब कोई भी चश्मा नहीं था। फिर वो एक बार दोबारा फिर गुजरे अगली बार, तो भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे की से आंखों को पोंछता हुआ बोला कि कैप्टन साहब जो है, कैप्टन मर गया। तो कैप्टन क्या हो गया, मर गया। जब काफ़ी समय बाद उन्होंने देखा हवलदार साहब ने कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो उन्होंने पूछा पान वाले से, तो उसने बताया कि कैप्टन जो है मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, जैसे उन्होंने कुछ सूचक सुना कि जो है मर गया, वो उसके बाद फिर वो कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले उन्हें ख्याल आया। क्या ख्याल आया कि उस के कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। जब काफ़ी समय बाद वो फिर वहाँ से 15 दिन बाद फिर वहाँ से वो गुजरे, तो उन्होंने अब पहले से ही उन्होंने सोचना मन में शुरू कर दिया। जैसे ही वहाँ पर आए कि मूर्ति तो होगी चौराहे पर, लेकिन उस उनकी आंखों पर जो है चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जिसने मूर्ति बनाई वो तो भूल गया था बनाना, और जो कैप्टन लगाता था वो क्या हो गया, मर गया है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, मतलब वो पहले से ही सोच रहे हैं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे।
जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न, काय का चश्मा लगा हुआ था मूर्ति पर? सरकंडे का। जैसे बच्चे बना लेते हैं, हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। जब उन्हें पहले मन में उन्होंने सोच लिया था कि आज मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं क्योंकि चश्मा होगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो आए कस्बे के चौराहे तक, उनकी आंखें अनायास ही मूर्ति की तरफ मुड़ गईं और उन्होंने जैसे ही देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो वे ज़ोर से चीखे और उन्होंने जीप खड़ी की और जा कर के दौड़े मूर्ति की तरफ और वहाँ जा कर के सावधान की मुद्रा में जो है अटेंशन में खड़े हो गए। आज जैसे ही उन्होंने इस चश्मे को देखा तो वो भावुक हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बच्चे, जो सरकंडे का चश्मा है बच्चे बना लेते, तो बच्चे ने, किसी बच्चे ने ही जो है वो चश्मा लगाया होगा। यह देखकर वो भावुक हो गया कि अभी भी बच्चों में जो है कितनी देशभक्ति है। और यहीं पर जो है कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप उनको याद कर लें, लिख लें। इन्हीं में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा और स्वयं प्रकाश जी की जो रचनाएं हैं उनको भी याद कर लें। यह कहानी अपनी पूरी हो गई। और जो अन्य जो रचनाएं लगी हुई हैं सहायक, अस्पताल सहायक के नोटिफिकेशन में, सिलेबस में, उन सभी को अपन कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।